नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। इस खास शो में आज बात बांग्लादेश के हिंदुओं की। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। एक के बाद एक करके हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कभी दीपू दास, कभी अमृत मंडल, चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिससे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक खतरे में हैं। और यही सवाल आज खड़े हो रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में कब तक निशाने पर रहेंगे हिंदू। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में आपको पूरी ABCD बताएंगे कि एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया कि 6 महीने के अंदर कितने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। और इतना ही नहीं, आने वाले वक्त की और बड़ी रणनीति उसका भी खुलासा हुआ है। अब बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खास करके हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है। एक मानवाधिकार संगठन, उसकी रिपोर्ट सामने आई और इसके अनुसार जून से लेकर दिसंबर तक 2025 के बीच में ईश निंदा के आरोपों से जुड़े कम से कम 71 हमले हुए हिंदुओं पर। यह रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश मॉनिटरीज यानी कि HRCBM ने जारी की है। रिपोर्ट में बाकायदा ये कहा गया कि ये जो घटनाएं हैं, ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक लगातार चल रहे पैटर्न का हिस्सा है। और रिपोर्ट के अनुसार ये जो घटनाएं हैं बांग्लादेश के 30 से ज्यादा जिलों में दर्ज की गई हैं। इनमें बाकायदा रंगपुर शामिल है, चांदपुर, चटगांव, दिनाजपुर, लालम बोनीरहाट, सुनामगंज, खुलना, कुमिल्ला, गाजीपुर, टाइंगल और सिलहट जैसे जिले शामिल हैं, जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इतने बड़े इलाके में बार बार ऐसी घटनाओं का होना इस बात के संकेत हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय प्रणालीगत रूप से असुरक्षित है। पूरा एक पैटर्न है। ये रिपोर्ट सीधे दर्शाती है कि अक्सर किसी व्यक्ति पर सोशल मीडिया या फिर निजी बातचीत में ईश निंदा करने का आरोप लगाया जाता है और इसके बाद में पुलिस कार्रवाई होती है, भीड़ जमा हो जाती है, हिंसा फैलती है और पूरे हिंदू मोहल्लों को टारगेट किया जाता है। कई मामलों में हिंसा सिर्फ आरोपी तक सीमित नहीं रही, बल्कि घरों, मंदिरों, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। और ये जो तमाम ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कैसे हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिसेंटली कई जगहों पर ऐसे पर्चे मिले, ऐसे विवादित पर्चे जो हिंदुओं को लेकर इस चुनाव के पहले एक बहुत भ्रामक और एक बहुत नफरत फैलाने का काम करते हैं। करेंगे इसके हर पहलू पर चर्चा, जिसके लिए मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें, HRCBM की जो रिपोर्ट है उसमें कई मौतों का जिक्र किया गया है। 18 दिसंबर 2025 को मैमन सिंह में एक 30 वर्षीय हिंदू युवक को भीड़ ने पीट कर मार डाला, शव को जला दिया। खुलना में एक नाबालिग पर कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में हमला हुआ और इन घटनाओं ने कानून व्यवस्था और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। इन घटनाओं पर भारत ने चिंता भी बाकायदा जताई। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भाई बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, गंभीर रूप से उससे लोग परेशान हैं। MEA ने हालात को लगातार जारी दुश्मन बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की। लेकिन आप ये भी समझिए कि ये जिस तरह से भारत की तरफ से इस पर टारगेट किया गया, टिप्पणी की गई, उस पर बांग्लादेश का जो मंत्रालय है, बांग्लादेश की तरफ से इन सभी आरोपों का खंडन कर दिया गया। बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश पर जो तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से जिन हिंदुओं को मारा गया हाल ही में, उन्होंने कहा कि वो ये कहा जाए कि अलग अलग गतिविधियों में क्रिमिनल एक्टिविटीज भी शामिल थे, इसीलिए उनके साथ में इस तरह से ये कहा जाए कि प्रोपोगेंडा फैलाते हुए हत्या करने की बात कही गई। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है, मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी, बतौर रक्षा विशेषज्ञ और विदेश मामलों के जानकार। मेरे साथ में निपुण आलम बायन जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सर, सबसे पहले UK देवनाथ जी, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्त से लगातार, खासतौर से जैसे ही बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, शेख हसीना का जो पूरा वो दौर था, उसके कुछ वक्त पहले से लेकर अभी तक स्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया, बल्कि और विकराल हुई। और अब जो ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट बांग्लादेश की है,
वो ये स्पष्ट बताती है कि 6 महीनों के अंदर 71 ऐसी बड़ी घटनाएं हिंदुओं को टारगेट करने वाली। क्या कहेंगे सर इस पे? नैना जी, सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि 12 फरवरी को जो इलेक्शन होने हैं, हम्म। उसमें अगर अवामी लीग खड़ा नहीं हो रहा है, जो कि अभी तक डेवलपमेंट है, हम्म। तो इलेक्शन में एक तरफ होगी बीएनपी हम्म। और इस इलेक्शन में दूसरी तरफ होगी जमाते इस्लामी और एनसीपी। हम्म। तो टक्कर जो है बीएनपी और जमाते इस्लामी एनसीपी के बीच में है। हम्म। जमाते इस्लामी और एनसीपी को मालूम है कि बीएनपी के मुकाबले उनका सपोर्ट बेस बहुत कम है और वो इलेक्शन में जीत नहीं पाएंगे, मेजोरिटी नहीं हासिल कर पाएंगे। तो जमात के पास और एनसीपी के पास एक ही तरीका है, या उनके जो सहयोगी मुस्लिम छात्र शिविर ग्रुप के दल हैं, एक ही तरीका कि हिंदू विरोधी गतिविधियों को बढ़ाएं, भारत विरोधी जो बयान है और ज्यादा दें, सेंटिमेंट्स इस तरह से पैदा किए जाएं कि जो बांग्लादेश का कंफ्यूज्ड वोटर है, अंग्रेजी में कहते हैं फेंस सिटर, यानी अनडिसाइडेड वोटर है, वो डर के मारे, भारत के डर के मारे और हिंदुओं से घृणा के कारण वोट दे दे एनसीपी को और जमाते इस्लामी को। जहां तक बीएनपी की बात है, पिछले हफ्ते वहां पर एक एनजीओ ने सर्वे कराया, उसमें यह लग रहा है कि बीएनपी जो है 40% मत पा सकती है। अगर बीएनपी को 40% मत मिल जाते हैं, तो आकलन ये है कि बीएनपी को 50% से ज्यादा, यानी नेशनल असेंबली में अपने आप स्वतः उनको मेजोरिटी मिल जाएगी। इसीलिए जमात परेशान है, इसीलिए एनसीपी परेशान है और वो हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जी। और ये देखिए, ये बड़ी गंभीर बात हो जाती है। मेरे साथ में अब और कुछ खास मेहमान भी हैं, उनसे भी आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में अब कनेक्ट हो चुके हैं रिटायर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। सर, आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे सवाल जवाब को आगे बढ़ाऊं, लेकिन अपने दर्शकों को ये भी बताऊं कि आने वाले वक्त में है चुनाव बांग्लादेश में। चुनाव को लेकर बड़ी तैयारियां तो हैं और उसके पहले ही तमाम ये बड़ी एक अस्थिरता वाली सिचुएशन और लगातार इसमें ईश निंदा के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन सुदर्शन चक्रपाणी जी, मुझे इस बात को जरा ये समझाइए कि जिस तरह से अभी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी ने भी उस पर प्रकाश डाला, पिछले कुछ वक्त में यहाँ पे ह्यूमन राइट कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि पिछले कुछ वक्त में जो बड़े हमले हुए वो बाकायदा चुन चुन कर किए गए, टारगेट कर करके किए गए, और जब इस पर प्रतिक्रिया भारत की तरफ से दी जाती है तो बांग्लादेश की सरकार इसे प्रोपोगेंडा नैरेटिव बताकर उसे खंडन करने की कोशिश करती है। नैना जी, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी सर, जय हिंद। देखिए, जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, इतना आप मान के चलिए, जो बंगाली मुसलमान है वो ज्यादा कट्टरपंथी रहा है बहुत पहले से। अच्छा। ये मत भूलिएगा कि अगर मुस्लिम लीग का गठन हुआ था वो ढाका में हुआ था। बंगाल फाइल्स जैसी मूवी में जो दिखाया गया था कलकत्ते में नरसंहार, वो भी इन्हीं की तरफ से हुआ था। जो हुआ था सन 71 में, उसका तो सबको पता ही है कि किसने किया था, लेकिन उन्हीं के वंशज आज भी वहीं पे हैं और वो आज भी पाकिस्तान के साथ मिले रहे। वो है जमात, वही है एनसीपी, वही है सारे कट्टरवादी सोच। तो ये सोच तो नहीं बदली है। कोई फर्क नहीं पड़ता बांग्लादेश में कौन इलेक्ट होके आए, ये कट्टर सोच कहीं नहीं जा रही। ये तो यहीं का यहीं है और ये एंटी हिंदू हमेशा रहेगी। ये तो आप मान के चलिए। अच्छा, अब आता है दूसरी बात, ये हो क्यों रहा है। आपका साफ दिखाई दे रहा है कि अगर अवामी लीग अगर 10 साल तक उसने राज किया है, 15 साल राज किया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो कट्टर सोच वाले जमायती हैं इनको जेल के अंदर रखा था, एक तरह से उनके ऊपर अंकुश लगा के रखा था। अब जैसे ही यूनुस आए, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जमायत के ऊपर जो बैन था वो निकाल दिया, इन सबको रिहा कर दिया और इन्हीं में से कुछ लोगों को अपने सलाहकार बना लिया। तो आप ये किया क्यों गया? साफ दिखाई देता है जब वो जिस आप एनजीओ की
का जिक्र हो रहा था, और जी जी, वो ह्यूमन राइट कमीशन। पोल जो हुआ था उसमें ये भी था कि 70% लोग चाहते हैं कि अवामी लीग कंटेस्ट करे, हाँ चाहे हाँ, वो वोट करे या ना करे। ना करे, बिल्कुल। 70% ने कहा था अवामी लीग को कंटेस्ट करना चाहिए। अगर अवामी लीग कंटेस्ट करती है तो जमायत का पत्ता साफ, एनसीपी का पत्ता साफ, इसलिए अवामी लीग को आपने हटा दिया। अब आती है बीएनपी। बीएनपी जो है, अगर लोगों ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किए तो बीएनपी मान के चलिए वापस आएगी। अगर बीएनपी वापस आएगी तो अगेन, जो पिछली बार बीएनपी ने ही सरकार जब बनाई थी तो जमात के साथ बनाई थी, अब इलेक्शन के दौरान बीएनपी जमात के खिलाफ बोलेगी। अगर ये खिलाफ बोलेगी तो इन दोनों में आपस में लड़ाई होगी होगी। एनसीपी को भी अपना ये करना ही है, तो अगेन यहाँ पे फिर से वही लड़ाई होगी। तो ये बहुत बढ़िया तरीका भारत का है, या जो भी आप कह लें, जिसका भी है, कि वो आपस में लड़ लें, आपस में सॉर्ट आउट कर लें, हम काहे बीच में पड़े। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है। तीसरी बात अब ये आती है कि आगे चल के क्या होगा। क्या अब भाई हिंदुओं के ऊपर वहां पे नरसंहार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हिंदुस्तान को दखल देना चाहिए? मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान को मिलिटरली बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो वही है कि हिंदुस्तान को, जैसे रशिया को यूक्रेन के दलदल में फंसा दिया, अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश की दलदल में फंसाएं। लेकिन हमारे पास और भी बहुत बेहतरीन हथियार हैं। ये चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सर चाहे ये वो सोशल मुझे हो। बिल्कुल सर, और मुझे लास्ट लग रहा है में कि वो ये तरीकों पर भी बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खासतौर से अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि डायरेक्ट हस्तक्षेप भी नहीं किया जा सकता और उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, आंखें मूंद कर भी नहीं बैठ सकते। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, धीरज कौल भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, यूएस से कनेक्टेड हैं और विदेश मामलों के जानकार और सारी चीजों को लेकर अपना पक्ष रखते हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं चाहूंगी निपुण आलम बायन जी, ये जो पूरी रिपोर्ट है ये बड़ी गंभीर स्थिति को दर्शाती है, मुझे समझाइए। खासतौर से पिछले कुछ वक्त में, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, हमने देखा था कि किस तरह से बांग्लादेश में घर के अंदर घुसकर लोगों को मारा गया, महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, छोटे बच्चों को टारगेट किया गया। लेकिन इससे अगर मैं 2025 की बात करूं तो यह और भी ज्यादा खतरनाक और घातक साल साबित होता हुआ नजर आता है। 1 महीने के अंदर आज तीसरी घटना हुई है एक और, जहां पर एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। और जो रिपोर्ट सामने आई उसमें एक बहुत गंभीर बात कही गई है कि ये इन सारी घटनाओं का एक कॉमन पैटर्न है। ये पैटर्न दर्शाता है, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से हो या फिर वहां पर लोगों को चिन्हित करके किसी और आरोप में शामिल कर दिया जाता है, जैसा कि बांग्लादेश की सरकार कहती है कि भाई हाल ही में जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वो तो अपराधी था, वो वसूली करता था, किसी गैंग का हिस्सा था, XYZ। तो ये एक ही पैटर्न को दर्शाती है। देखिए नैना जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये तरीका होता है कि अपनी कोई भी घटना को उसको इस प्रकार से डाइवर्ट करने का, ताकि उस घटना को लेकर आप एक ह्यूमन राइट्स के इश्यू ना उठा पाएं और बोलने की जो बात है दूसरे देश किसी के द्वारा, भारत के द्वारा, किसी और देश के द्वारा कहा जाए तो उसको इस प्रकार से दिखाकर अपनी तस्वीर को, अपनी पिक्चर को साफ सुथरा कर लेना। लेकिन देखिए, अभी मेरे से पूर्ववर्ती यूके देवनाथ जी ने, अभी सुदर्शन जी ने बात कही, बिल्कुल सही बात कही। मैं थोड़ा सा हम आंकड़ों के हवाले से बात करते हुए इसी को समझने का प्रयास करेंगे, आखिर ये कोज है क्या और ये घटना हो क्यों रही है। देखिए, जब हम पाकिस्तान का और भारत का पार्टीशन होता है तो पाकिस्तान में जो पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी थी 23%। वो 23% आबादी जो 2011 में जनगणना के समय 8% बची थी, अब देखिएगा वो 6% के आसपास भी नहीं होगी। दैट इज द रियलिटी। यानी कि एक बात आप समझिए, पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादा राइट्स हुए थे। आपको याद भी होगा गांधी जी कहाँ जाके बैठे थे, कलकत्ता में जाके बैठे थे। बंगाल फाइल्स वगैरह सोचिए, आपने बात कर ली। अभी जो घटना वहां पर क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि पॉलिटिक्स करने के लिए आपको बेस चाहिए। या तो आप बात करो जैसे हम बात करते हैं विकसित भारत बनाएंगे, हम गरीबी दूर करेंगे, उस तरह की बात बांग्लादेश की आज राजनीति में नहीं है। वहां बात क्या है
भारत विरोध नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है, भारत विरोध रीजन। आप पहले भी देखेंगे तो पहले वहां पे दो पार्टियों में फाइट होती थी, अवामी लीग और बीएनपी। अवामी लीग प्रो इंडिया और बात करती थी वो सेकुलरिज्म की, साथ में समाजवाद की। दूसरी पार्टी बीएनपी वो एंटी इंडिया बात रखती थी, बांग्लादेश रेसोल्यूशन की बात करती थी और इस्लामिक पहचान की बात करती थी। लेकिन अवामी लीग आउट हुई तो जो वहां सेकुलर फैब्रिक वाले लोग हैं उनको लुभाने का प्रयास अब बीएनपी करती दिखाई दे रही है। आपको याद होगा जो तारिक रहमान है वो पॉलिटिक्स में आने से पहले क्या बयान दे रहे हैं, वो बयान ये दे रहे हैं कि हम एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम सभी धर्मों को लेके चलेंगे, सर्वधर्म समभाव की बात उन्होंने करना स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब वो अवामी लीग के जो पार्टी के वोटर्स हैं उनको टारगेट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पता है अवामी लीग पार्टी आपका इलेक्शन में तो है नहीं, फाइट में है नहीं, तो वो सेकुलर फैब्रिक वाले लोगों को और जो बीएनपी का कोर वोटर उसको साथ देंगे। इसके सामने एंटी पार्टी कौन खड़ी होगी? जमात खड़ी होगी, एनसीपी खड़ी होगी। इन दोनों का नेचर लगभग एक जैसा है। इनका कोर एजेंडा है कि एंटी हिंदू और एंटी इंडियन एनवायरनमेंट क्रिएट कर जो वहां का कट्टरपंथी लोग है उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर वहां क्लियर मेजोरिटी की पार्टी बीएनपी की बनती है तो हालात कुछ और होंगे, और अगर अलायंस गवर्नमेंट बनती है तो हालात कुछ और होंगे, ये बात देखने की है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि कम से कम जो आज के हालात वहां पर हैं, कम से कम जब बीएनपी थी, चाहे वो 91 में थी या 2001 में थी, उस समय हमारा एक डिप्लोमेटिक चैनल और एक डेमोक्रेटिक जो प्रक्रिया होती है उसको कम से कम फॉलो किया जाता था। आज तो स्थिति ये है कि अभी वहां पे इलेक्शन होने हैं, पूरी दुनिया में इन्होंने ऑब्जर्वर बुलाए हैं, भारत के ऑब्जर्वर के लिए इन्विटेशन नहीं भेजा इन लोगों ने। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि हमें भारत के ऑब्जर्वर नहीं चाहिए। तो बात आप समझिए, पहले कम से कम इस प्रकार की चीजें नहीं होती थी इलेक्शन के अंदर, इंडिया को भारत को इन्वाइट किया जाता था। तो अभी जो है ये घटनाक्रम आप देख रहे हैं, जिस प्रकार के उग्रता देखने को मिल रही है, ये राइट्स देखने को मिल रही है, ये उसी को लेकर चल रही है कि अपने अपने गोल सेट करने का प्रयास, अपने अपने वोट बैंक को बांधने का प्रयास, और ये हमले अभी और बढ़ेंगे, ये अटैक्स अभी और बढ़ेंगे, अभी आपको देखने को मिलेगा। और ये उल्टे सीधे एलिगेशन, रीजन यूनुस के हाथ में कुछ भी नहीं है। हादी की मौत के बाद आपने देखा होगा आज ही 2 लोगों को अरेस्ट किया गया बांग्लादेश के अंदर, और क्या रीजन दिया गया अरेस्ट करने का? कि इन्होंने हादी के हत्यारों को भारत भागने के लिए रास्ता साफ किया था। यानी कि जो भी हल्का सब इनको लगेगा कि अवामी लीग का संपेती है, भारत की तो बात छोड़ दीजिए, अवामी लीग का भी अगर कोई हल्का सा झंडा लेके बात करेगा तो ये उसको जेल में डालेंगे। और सबसे तो ये आज महत्वपूर्ण बात ये बांग्लादेश कि के हालात हैं। जब अगर हादी का जो भाई था वो बार बार खुद इस बात को खुद पुष्टि भी देता रहा है, पुष्टि तो क्या, उसने तो खुद मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए कि उसके भाई की जो हत्या की गई वो मौजूदा सरकार, वहां के हुक्मरानों की वजह से उसकी हत्या हुई, उनकी वजह से उस व्यक्ति की जान की चली गई। तो एक तरह से कवर अप करने की कोशिश है। लेकिन मुझे जरा एक और बात समझाइए धीरज कौल, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इस रिपोर्ट में कई बड़ी बातें कही गई। उसमें यह भी कहा गया कि जिस तरह से ईश निंदा का शिकार खासतौर से यहाँ पर हिंदू हो रखे हैं, बांग्लादेश के हिंदू हो रहे हैं, और ये नफरत यूं थमने वाली नहीं है। चुनाव के पहले एक जगह इसमें यह भी पता चली कि वहां पे बड़े स्तर पर 2 लाख से ज्यादा 2 लाख लोगों को मारने वाले बैनर्स मिले हैं। उसमें बाकायदा कश्मीरी पंडितों तक का जिक्र है कि जिस रूप से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन करने पर मजबूर किया गया था, जिस तरह से उनका जेनोसाइड हुआ था, उसी रूप में उसी पैटर्न के साथ में बांग्लादेश में ये तस्वीर यहाँ पर पेश की जाएगी। ये तो एक ऐसा लगता है कि एक प्लान है, ये पूरी तरह से इसकी एक पटकथा लिखी गई है जिसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, और आपके पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। और अभी मैं कमांडर सुदर्शन जी की भी बात सुनी और बाकी पैनलिस्ट की भी बात सुनी। देखिए, आपने जो लास्ट सेंटेंस छेड़ा वो मैं उस पर बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आई माई सेल्फ एम ए कश्मीरी पंडित में हमारी खुद की बहुत प्रॉपर्टीज वहाँ पे बर्न डाउन कर दी गई। आई मीन, आई डोंट वांट टू गो इन द डेप्थ, but we come originally from a most disturbed area called Thrall. My grandfather was the biggest jamindar, so all thing is gone. तो मैंने तो नहीं फेस किया because my father was a bureaucrat in India, लेकिन मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के बहुत लोगों ने डेथ एंड डिस्ट्रक्शन बहुत क्लोजली देखा। इट्स अ वेरी सॉफ्ट एंड टची एरिया टू अस, और मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना पसंद करता। और मुझे लगता है धीरज जी, जैसे जब बांग्लादेश की तस्वीरें सामने आती होंगी तो एक बार फिर से वो आपके नहीं, लेकिन हाँ, जो आपके पूर्वज जिन्होंने इन सारी चीजों को फेस किया है, इवन हिंदुस्तान में भी, वो जरूर एक बार फिर से उस चीज को फ्लैशबैक में चले जाते होंगे।
ये आपने बात बोली। और देखिए कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे अपने ही लोग अपनी कंट्री में रिफ्यूजी बन के आ गए, लेकिन वो ऑप्शन उनके पास नहीं है जो दीपू चंद्र बोस जैसे लोग इस टाइम बांग्लादेश में बैठे हैं। बिल्कुल। अगर आप हिस्ट्री उठाएं, आई एम अ वेरी सेक्युलर पर्सन, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आई एम इन द वर्ल्ड ऑफ डाटा बिकॉज ऑफ माय वर्क। और डाटा ये दिखाता है कि अगर आप रियल स्टेट भी देख लीजिए और वेल्थ भी देख लीजिए और पावर भी देख लीजिए, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग 1947 के बाद कश्मीरी पंडित्स के पास क्या वेल्थ, उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन थी जम्मू कश्मीर वैली की, और आज क्या है, शायद 1500% ड्रॉप है। मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो 20-25% जमीनें या 50% कश्मीरी जमींदारों हिंदुओं के पास थी, वो लॉ के एंटीगेट भारत जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने लॉ लाया जिसके थ्रू वो जमीनें लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई दूसरे धर्म के लोगों को। पॉइंट 1। पॉइंट 2, बांग्लादेश में भी यही हुआ, आपने देखा है। और सबसे शर्म की बात यह है कि जो हिंदुओं के एनेक्सेशन ऑफ लैंड हुई है, जिसपे कोई कोई डिबेट नहीं करता इंडिया में, बांग्लादेश में 1971 के बाद ज्यादा हुई है। मैं रिपीट करता हूं, 1971 के बाद ज्यादा बांग्लादेशी हिंदुओं का पलायन हुआ है। 1971 में बार बार क्यों बोलता हूं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बहुत योगदान दिया है, सैल्यूट टू देम। हमारे भारतीय जवानों की शहादत गई है बांग्लादेश को आजाद कराने में। क्या कितनी शर्म की बात है, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी हम हिंदुओं का राइट्स 71 के बाद बांग्लादेश में प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ना उनकी जमीनें प्रोटेक्ट कर पाए, ना हमने कोई एक्शन लिया। मेरी समझ से बाहर आज तक ये एक बिगेस्ट सस्पेंस है, एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, मेरी समझ से बाहर है जिस एरिया को हम लोग चिकन नेक बोलते हैं या सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। जब 71 में हमने 91,000 सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर रिटर्न किया विद सिक्योरिंग देयर लाइफ, उस टाइम वो कॉरिडोर क्यों नहीं हमने एक्सपैंड किया? वी हैड द लेवरेज विद बांग्लादेश, द न्यू कंट्री। सेकेंडली, जो पोर्ट्स हैं, जो असम को हम पोर्ट दे सकते थे, आज कोई पोर्टल कनेक्शन है ही नहीं वहां से, आप देख लीजिए। तीसरी बात मैं आपके शो पे बोलना चाहूंगा और इस पे हर कोई इग्नोर करता है। हम लोग भारत के जो लोग हैं बिग ब्रदर और बहुत ही गुड बॉय की इमेज रखते हैं, जिसको लोग वीकनेस मानते हैं। आप ये देखिए कि हमने 2015 में तकरीबन 11,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। कैसे दे दी? क्या हमें आज तक वो जमीन अब वापस मिलेगी? क्यों दे दी? वहां की जो लोकल लीडर थी आज वो हमारे इंडिया में बैठी है, वो जमीन चली गई, क्या रिटर्न मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके बदले हमको क्या मिल रहा है? स्ट्रेटेजिकल इनसिक्योरिटी। मैडम, आप भी इसको समझती हैं, मैं भी समझता हूं। चाइना इज नॉट स्टूपिड कि तिब्बत को पहले ले लिया। वाटर सिक्योरिटी, जिसके पास पानी होगा वो जीतेगा। 50 साल पहले उनका वो थॉट प्रोसेस था। हम क्या कर रहे हैं? अपनी जमीन बांग्लादेश को दे रहे हैं। चिकन कॉरिडोर को एक्सपेंड करने का क्या प्लान है रामपुर से? मेरी समझ के बाहर है। क्या हमारे पास पोर्ट है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए? क्या हम वो जमीन बर्मा से या बांग्लादेश से ले सकते थे? ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? जैसे क्रीमिया रशिया करता है। मुझे पता है इस टाइम वॉर नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये टिकिंग टाइम बॉम्ब हमारे सर पे पड़ा हुआ है। और एक चीज और बताता हूं, अभी कल ही मैंने वो जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उनका भाषण सुना, और वो मैंने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अब मेरे को रीइंस्टेट हो गया है कि वहां पे स्ट्रेटेजिकली डिफरेंट रिलीजन के लोगों को बसाया जा रहा है। आज अगर बांग्लादेश कुछ करता है, चाइना ने उनको मिसाइल्स देने हैं, आपको पता है S-400, और उनको जेट्स भी दे रहा है। $2.2 बिलियन की डिफेंस डील हो रही है वहां से, और भी वेस्ट के स्टेट एक्टर्स प्ले कर रहे हैं। क्या लोकल पॉपुलेशन सपोर्ट करेगी उनका? ये क्वेश्चन है। बिल्कुल। अब हम लोग इस सब पे सोते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। और तीसरी बात, ये जो दीपू जी को उधर जला के मार दिया गया, दलित को, वो एक सिंबॉलिक मेजर था इंडिया के ऊपर। ये इसमें ISI और जमात इस्लामी का हाथ है। ये और बड़ी बात है धीरज, क्योंकि देखिए ये तो जिस तरह से दीपू चंद्र दास की हत्या हुई वो एकमात्र वो नहीं रहे। ये तो अभी हमने देखा 1 महीने के अंदर 3 हत्याएं। उसके पहले कितने ऐसे लोग जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं आई, कितने ऐसे लोग जिन पर इसी तरह से बर्बरता जरूर की गई। लेकिन यूके देवनाथ जी और चक्रपाणी जी, मैं दोनों से यही सवाल पूछना चाह रही हूँ जो धीरज कौल ने बात कही कि दिस इज द हाई टाइम। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पॉलिसीज और एक्शन की बात होती है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी अब क्या भारत की डिप्लोमेटिक पॉलिसी का एक हिस्सा होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, और कुछ और एक्शन लेने की बात है। धीरज कुछ कह रहे हैं, अपनी बात पूरी करें फिर मैं जवाब लूंगी देवनाथ जी। आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है जी? उसमें 5% भी नहीं दिखाया, और उसके अंदर एक सिंबॉलिक था। हमारे डिस्टेंट रिलेटिव थे जज, उनको सरे चौराहे मार दिया गया। क्या उनको घर में जाके मार सकते थे? एब्सोल्युटली। क्या दीपू दास को घर में मार सकते थे? लेकिन सिंबोलिज्म,
ये सिंबोलिज्म पे अगर आप एक्ट नहीं करेंगे तो जीनी तो आपके सर पे चढ़ के तांडव No करेगा। doubt, no आज doubt. भारत के साथ बांग्लादेश लगा है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है बांग्लादेश, हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे है, और यहाँ पे हमारे बहुत ही समझदार और एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट बैठे हैं, वो आपको बता देंगे कि क्या बिल्कुल। इंडिया कर सकता है। देवनाथ जी नैना जी, बात एकदम सही दिशा में जा रहा है। सवाल है कि भारत को क्या करना चाहिए। एक चीज तो शुरुआती दौर में ही कमांडर चक्रवाणी जी ने बता दिया कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ जो रिश्ता रखा है बहुत फूक फूक के रखा है। भारत विरोधी सेंटिमेंट्स हम देख चुके हैं नेपाल में, श्रीलंका में, हाल ही में मालदीव्स में। तो हमें मालूम है, विदेश मंत्रालय को मालूम है कि इसको जो बांग्लादेश में फिलहाल भारत विरोधी सेंटिमेंट्स है, इसको कैसे टैकल करना है। म्यांमार के साथ भी हमें दिक्कतें आई थी, लेकिन हमने म्यांमार की सरकार के साथ गिव एंड टेक करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे किसी पड़ोसी देश को ये नहीं लगना चाहिए कि भारत एक बड़ा भाई होने का रोल अदा कर रहा है। ये सारे मुल्क बहुत छोटे हैं, बांग्लादेश भी बहुत छोटा मुल्क है भारत की तुलना में। उनका डिफेंस बजट मैं बताता हूँ, भारत की तुलना में उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का खर्चा जो है 1/50 है। इन सब देशों में एक भावना बहुत आसानी से फैलाई जा सकती है। वहां के लोग उत्तेजित हो जाते हैं जैसे ही उनको लगता है कि भारत उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। आप बस सिर्फ 12 फरवरी का इंतजार कीजिए। ये सारे लोग जो बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़का रहे हैं वोट हासिल करने के लिए, फेंस सिटर्स जो हैं, अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, उनसे जो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी 12 फरवरी के बाद। आपको ऐसा लग रहा है अभी कम हो तक जो जाएगा? इंडिकेशन है जी, अच्छा, ओके। अभी तक जो इंडिकेशन है बीएनपी पावर में आएगी। अगर बीएनपी अपने बलबूते पे पावर में आती है तो आप यकीन मानिए कि बीएनपी, ठीक है, बीएनपी का भी रिकॉर्ड ऐसे रहा है कि वो कभी भारत के साथ बहुत ज्यादा मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं रखे हैं, लेकिन कम से कम वो ओपनली होस्टाइल नहीं होते हैं। जैसे अगर जमात की सरकार वहां आई, एनसीपी की सरकार आई, तो वह भारत विरोधी गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ाएंगे पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, चाहे जैसे हम बोल रहे थे अभी सिलीगुड़ी का मामला हो, या वहां पर हिंदुओं के विरोध जो मामले चल रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है बीएनपी आएगी तो मामला काफी स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर भी सर अलग अलग ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें बाकायदा ये भी कहा गया कि बीएनपी भी अगर आती है तो उसके लिए भी बड़ा कांटों भरा ताज होगा। मैं सुदर्शन चक्रपाणी जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले निपुण आलम बायन जी मुझे इस बात को जरा समझाइए। ये जो देवनाथ जी बात कह रहे हैं, इलेक्शंस क्या, इलेक्शंस के पहले जिस तरह से परिस्थितियां हैं, इलेक्शंस के पहले तमाम कियोस्क हैं, यहाँ पर लगातार दबाव है, और उसके बाद में फिर एक विदेशी नेता जो है उनकी पैराशूट लैंडिंग हो जाती है रहमान की, और उसमें कहा जा रहा है कि भाई वो एक लोगों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं। ये सारी सिचुएशंस क्या सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को जो जबरदस्ती भड़काने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ इलेक्शंस की वजह से है? हाँ बिल्कुल, देखिए देवदास जी ने कहा भी, और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको पहले ही कहा था जब पहली बार मैंने बताया था, ये बिल्कुल इलेक्शंस के लिए है। और मैं कह रहा हूँ कि हालांकि पहली बार बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, 23% आबादी 6% रह गई, तो कोई ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। अब इस प्रकार की घटना जो कोल साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि जिस प्रकार से हमको दिख रहा है कि पीट पीट कर चौराहे पे लाना, पेट पे टांगना, आग लगाना, सिंबॉलिक है, बहुत बड़ी चीजिंग होती है। आप गोली मार के भी तो कर सकते थे, खतरा आपको खत्म करना है कि भाई आपको नफरत है, लेकिन आपको एक अपने सिंबॉलिक की तरह अपनी जनता को दिखाना है कि हमने ये किया, हम ये दिखा सकते हैं। तो वो जो जिहादी मानसिकता है ना, ये मानसिकता वो शो कर रही है। और रही बात तारिक रहमान की, आप बात कर रहे हैं, देखिए तारिक रहमान बांग्लादेश के नेता थे। अब उनका आरोप ये था कि बीएनपी अवामी लीग ने शेख हसीना गवर्नमेंट में बहुत सारे आरोप लगाए थे, बहुत सारे 70 के करीब केस उनके ऊपर, और कई केस तो राष्ट्रद्रोह तक के उनके ऊपर थे।
वो सब वापस ले लिए गए थे आपका यूनुस के गवर्नमेंट में आने के बाद ही। आज उनके ऊपर कोई केस नहीं है, वो वापस आते हैं। और वापस आने से पहले एक बड़ा अच्छी मैं आपको मैसेज देता हूँ। 1 दिसंबर को पीएम मोदी के द्वारा खालिदा जिया के लिए एक मैसेज दिया जाता है कि आप जल्दी स्वस्थ हों। 15 दिसंबर को बीएनपी के एक नेता ये कहते हैं कि हमको बड़ा पीएम मोदी का संदेश मिला, खालिदा जिया के बारे में हालचाल के लिए पूछा। और फिर आप देखें कि तारिक रहमान के जो बयान आते हैं वो सेकुलर वाले बयान आने शुरू हो जाते हैं। देखिए बहुत कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक के सामने नहीं लाती है। आपको मिलिटरली बहुत एक्शन लेने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में आपकी क्या जानी जाती है। और रही बात है कि भारत की ग्रोथ इस समय 8.2% है। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी है। दुनिया के कई देश चाहते हैं कि हम कई सारे कॉन्फ्लिक्ट में उलझे और हमारी ग्रोथ गिरे, लेकिन ये सही समय है एक बार ग्रोथ लेकर हम पूरा गेन कर ले, उसके बाद देख लिया जाएगा। और देखिए एक्चुअली क्या है, चाहे वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स हो, नेपाल की पॉलिटिक्स हो, श्रीलंका, मालदीव। आपको याद होगा जब मोइजू चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव से पहले आउट इंडिया कैंपेनिंग वहां पे चल रही थी। जैसे ही मोइजू बनने के बाद खुद उन्होंने अपने मिनिस्टर तक को 3 मिनिस्टर को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्योंकि वो पीएम मोदी के ऊपर गलत टिप्पणी कर दी थे। यही बात श्रीलंका में हुई, ये नेपाल में हुई। तो ये जो हमारे नेबर्स में पॉलिटिक्स है, भारत का बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन भारत ओपनली अब जाने से कतराता है, क्योंकि हमारे 2 अनुभव, 71 का अनुभव, ठीक है हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन मिला क्या? मिला ये बांग्लादेश। और उसके बाद भी हमको वहां पर क्या करना पड़ रहा है, सब चीजें मैनेज करनी पड़ रही है। और ऐसी हमने श्रीलंका में अपनी सेना भेजी थी लिख से लड़ने के लिए, तब भी हमको क्या मिला, राजीव गांधी जी की डेथ हो गई। तो हमारे बहुत अच्छे मिलिटरली एक्सपीरियंस नहीं है और उनकी आवश्यकता भी नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि जो अभी देवनाथ जी ने कहा, बिल्कुल फैब का हमको वेट करना है, वेट एंड वॉच की स्थिति है। और आपको याद होगा हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा, हमारे सेना के प्रमुख के द्वारा, उनके सेना के प्रमुख से बात की गई थी अभी 4-5 दिन पहले, तो उन्होंने एश्योर किया था। इस बातचीत का निष्कर्ष क्या निकला? क्योंकि उसके बाद में तो बाकायदा उसे प्रोपोगंडा और जो बातचीत की गई, जो भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई, उसको एक तरह से पूरी तरह से डिनायल और ये कहा जा रहा है कि भाई बेतुकी बातें हैं। लेकिन सुदर्शन जी मुझे एक बात बताइए, जो यहाँ पर धीरज कौल और निपुण जी ने भी एक बात कही है कि भारत की चाहे बात, मैं अगर सीमाओं की बात करूँ, नेपाल से कनेक्शन की हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, इवन भूटान हो, म्यांमार हो, श्रीलंका, ये अगर भारत इन देशों से जिनसे इर्द गिर्द है, अफगानिस्तान को मैं आगे की तरफ मानती हूं, लेकिन अभी फिलहाल उनसे परिस्थितियां फिर भी ठीक है, लेकिन ब्लाइंड फेथ वहां पर भी नहीं किया जा सकता, इसमें कोई शक नहीं। बांग्लादेश उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो भारत जो एक इर्द गिर्द जिस कवर के साथ में घिरा हुआ है, देखा जाए तो ऐसा लगता है सभी भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं और क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें डीप स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल है। कई ऐसी रिपोर्ट्स आई जिसमें खुद हमने देखा शेख हसीना हो या फिर ऐसी तमाम अलग अलग लोग कहते रहे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एक पैटर्न के साथ में यहाँ पर स्थितियां बदलने और पलटने वाली बात रही, वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश के तौर पे भी बहुत बड़ा हिस्सा है। सर, ऐसे में कितना इंपॉर्टेंट है कोई एक्शन लेना और सही तरीके से लेना, डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी? सर ऑडियो, सुदर्शन जी आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। या सॉरी, एक छोटा सा डाइवर्शन लेता हूं नैना जी। जी सर। डॉक्टर कौल ने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, जहां तक बांग्लादेश का सवाल है और जिस तरह से जो प्लेबुक कश्मीरी हिंदुओं के साथ की गई थी, वही प्लेबुक रिपीट हो रही है जी। यही प्लेबुक हुई थी श्रीलंका में, यही प्लेबुक हुई थी सत्ता पलट की नेपाल में, जेंसी के नाम पे, किसके नाम पे, लेकिन अस्थिरता फैलाए, इतनी जल्दी आग लगा दो कि कोई कुछ कर ना पाए और उसके बाद आप गवर्नमेंट को निकाल दो। यही प्लेबुक थी। अब यहाँ पे ये प्लेबुक है ना, हिंदुस्तान में भी कोशिश की गई थी, और आप भी जानते हैं, सब जानते हैं क्या क्या हुआ था वहां पे, हम नहीं जाते। ये हिंदुस्तान को अब इंस्टिगेट किया जा रहा है कि आप जाके बांग्लादेश में हाथ डालें और यूक्रेन की तरह दलदल में फंसे। और निपुण जी ने बिल्कुल निपुणता से कहा है कि ये हमको नहीं करना चाहिए। मेरा भी ये मत है, मिलिट्री एक्शन लास्ट एक्शन है हमारा सबसे पहला एक्शन है डिप्लोमेटिक, और वो डिप्लोमेटिक एक्शन जो है हमने शुरू कर दिया है।
हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करेंगे। हमने कह दिया कि यूनुस जी जो है वो इलेक्टेड नहीं है, सर लेकिन वो वही बात है प्रेसिडेंट कि भी नहीं whom है। to talk and how to talk and what to talk। सबसे पहला काम तो वो है। दूसरा देखिए इकोनॉमिक, कौन सी चीज ऐसी है बांग्लादेश में जो हमारे पास से नहीं जाती? बिजली, $1 बिलियन का लोन है, हमने वैसे ही कहना शुरू कर दिया कैश एंड कैरी। चावल, एक बहुत है ना इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ ही महीने पहले बांग्लादेश ने अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान, मैं तो बांग्लादेश नहीं कहता, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान 2.0 कह लीजिए आप, उसने वेस्ट पाकिस्तान से बोला अब हमें चावल दीजिए। वेस्ट पाकिस्तान ने $495 पर टन पे चावल बेचने का करार साइन किया। जो चावल गया वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए था ही नहीं, आदमी खा ही नहीं सकते थे। वापस आया गिड़गिड़ाते हुए हिंदुस्तान के पास, हमने उनको चावल दिया $465 पर टन के हिसाब से, सस्ता दिया, अच्छा दिया। लेकिन उस आप देखिए वो उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, ये जिहादी प्रवृत्ति है, जो वो जिहादी चूरन खा के उनको लगता है कि हम बिल्कुल आगे हो गए हैं, हम सब कुछ हैं। अब हमको, हमारे पास चावल है, चीनी है, तेल है, गैस है, पेट्रोलियम है, शुगर है, आप इसको इलेक्ट्रिसिटी ले लिए, सब चीज़ तो हमारे पास से जाती है। कल ही की खबर है कि कम से कम 100 ट्रक जो वेस्ट बंगाल में थे उनको बांग्लादेश में जाने से रोक दिया गया है। अब ये एक दूसरा तरीका है टेटवा दबाने का। आपके पास आता है सोशल SIR के नाम पे हो, घुसपैठियों के नाम पे हो, अब बांग्लादेशी को निकालिए यहाँ से। आप यहाँ पे नैरेटिव बनाइए। ये नैरेटिव जो है हमने बनाना शुरू कर दिया है, ग्लोबली होना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि अमेरिकन पार्लियामेंट में बात हुई है, सेनेट में बात हुई है, कनाडा में बात हुई है, और हम है ना तूल दे रहे हैं कि देखिए हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, देखिए माइनॉरिटी के ऊपर हो रहा है। UN ने भी बोलना शुरू किया है। ये सब सोशल आप दबाव डाल रहे हैं। आपके पास आता है और भी तरीके हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलिट्री तरीका देखिए, हथियार आपको डंडा दिखाना है, इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, डंडा दिखाएं। आपने 3 बड़े बेसेस बना दिए, चोपड़ा में, धुबरी में, किशनगंज में। तो ये देखिए किस तरीके से बने हैं। एक है एक टिटुलिया कॉरिडोर जो ऐसे अंगूठे की तरह ऊपर उठ के आता है। आप देखिएगा इसके ये इनके पास जस्ट ऑन द नॉर्थ, यहीं पे सबसे छोटा गैप मिलता है। आपका एक और वहां पे टिटुलिया कॉरिडोर को निकाल कर काट देता है, जो मुश्किल से 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, आपको मिल जाता है 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। आप किशनगंज और धुबरी के बीच में अगर आप काटते हैं तो ये 200 किलोमीटर बन जाता है। आप नीचे आते हैं चिटगांव हिल ट्रैक्स के पास, ये आपको सीधा एक पोर्ट दे देगा टू द नॉर्थ ईस्ट, और वहां पे एक और बेस बनने वाला है आर्मी का। जो चिटगांव हिल ट्रैक्स है, वहां के जो ट्राइबल्स है, वो अभी से कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो आपने वहां पे शुरू कर दिया है काम, आपको करना कुछ नहीं है। मेरा अपना मानना है आप अपना बॉर्डर्स ठीक करिए। वेस्ट बंगाल हमारे लिए एक बहुत बड़ा, लेकिन बॉर्डर्स ही तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। खासतौर से हम देखते हैं अगर हम बांग्लादेश से शेयर करते हैं, पाकिस्तान से शेयर करते हैं। अच्छा नैना जी, सिर्फ वेस्ट बंगाल में, लेकिन बाकी तो आपने गार्ड कर रखा है। आपको चाहिए है वेस्ट बंगाल में फुल स्पीड, अति एक्सट्रीम फुल स्पीड में आपने वहां पे सॉर्ट आउट करना है। और उसके बाद सर्दी का मौसम है, चने खाइए, शिकंजी पीजिए, और बांग्लादेश को अंदर जलने दीजिए। उनको आप कोई तरह से सपोर्ट ना करें सर। लेकिन वहां पर मौजूद जो लोग जल रहे हैं, खासतौर से मेरा इशारा जो है वो सिर्फ हिंदुओं को लेकर है, क्योंकि उन्हें आप टारगेट कर करके, और अगर जो रिपोर्ट आई वो तो ये दर्शाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कि खासतौर से अगर हम देखते हैं कि इलेक्शंस, अभी इलेक्शंस में वक्त है, लगभग 1.5 महीने का वक्त है, जब 1 महीने में इतने लोगों को टारगेट कर दिया, 6 महीने में 71 घटनाएं यहाँ पर नजर आती हैं। और मैं, क्योंकि धीरज आपने एक बड़ी बात कही थी, यहाँ पे सुदर्शन जी ने भी वही बात कही कि बांग्लादेश को ठीक है अभी वहां पर वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है, और उसके बाद में सही टाइम पर हैमर अटैक होना चाहिए, सही टाइम पर। जी सुदर्शन जी अपनी बात पूरी कर लें। जी ये एक छोटा सेंटेंस और मैं बोल देता हूं। जरूर। इलेक्शन के ऊपर आपने जो बोला है, इलेक्शन का जो आया है डिक्लेरेशन, क्या प्रेसिडेंट ने दिया है? नहीं।
उसमें डेट इलेक्शन की दी है, क्या उसमें काउंटिंग की डेट बताई है? नहीं। क्या उसमें रिजल्ट की डेट बताई है? क्या उसमें काउंटिंग का वेन्यू बताया है? कुछ ये कोई चीज नहीं है। मतलब आपको साफ इसमें भी डाउट दर्शाता है? है, जी। साफ दर्शाता है अगर यूनुस मियां को बहुमत नहीं मिलेगा तो वो तख्ता नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो तख्ता नहीं छोड़ेंगे तो वो साठ घाट होगी, कुछ मैच फिक्सिंग होगी, और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और सर सबसे और ये भी इम्पोर्टेंट बात तो हम ये देख रहे हैं कि सब जिस तरह से यहाँ पर हालात हैं वहाँ पर आईएसआई या तमाम ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप्स जो हैं वो एक बड़ा घातक रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन धीरज मुझे एक बात ज़रूर यहाँ पर ये समझाइएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो आपने श्रीलंका की बात हुई, यहाँ पर हमने बांग्लादेश की बात की, पाकिस्तान में क्या हालात हैं ये हम देखते हैं, नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो हैं वो किस रूप में हैं, और सिर्फ ये भारत के इर्द गिर्द बॉर्डर ही नहीं, पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर एक पैटर्न नजर आता है इस तरह से एंटी इंडियंस के सेंटिमेंट्स को और भी ज्यादा हवा देने का। क्या ये एक उसी तरह से टूल किट का हिस्सा है, उसी पैटर्न का हिस्सा है? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। पहले तो मैं कभी भी ईस्ट पाकिस्तान को नेपाल या श्रीलंका से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे इस्लामिक रेडिकलिज्म है जो हमारी सिविलाइज्ड वर्ल्ड के लिए मतलब वन ऑफ द टॉप 4 एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अनफॉर्चुनेटली दुनिया के देश साथ बैठ के एक पॉलिसी गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का गेम खेलते रहते हैं, बेगुनाह लोग मरते रहते हैं, ये कुछ हम कर ही नहीं सकते अनलेस देयर इज अ रेवोल्यूशन। रही बात जो आप पॉइंट रेज कर रही हैं, जनरल साहब, आपके कमांडर साहब ने पॉइंट रेज किया। देखिए, शरीफ उस्मान हादी 32 साल का नौजवान, ठीक है, वो बहुत ही एंटी इंडिया रेटरिक करते थे, वो उनकी अपनी दिशा है, लेकिन उनका मेन प्रोटेस्ट था उनके भाई, आप ही के शो पे मैंने एक्चुअली विवेक जी के साथ उस दिन मेंशन भी किया था, उनका मेन इशू ये नहीं था कि एंटी इंडिया इसलिए मारे गए, उनका मेन इशू था, वो बोल रहे थे इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होने देंगे, हमने सरकार गिराई फेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन अब ये जो करंट नॉन इलेक्टेड रिजीम है ये इलेक्शन ही नहीं होने देना चाह रही है, तो उनको एलिमिनेट कर दिया गया। उसके बाद 2 और लोग उस तरीके से मारे गए, लेकिन देखिए रिजीम ने क्या किया, उसका फोकस चेंज कर दिया इंडिया की तरफ कि इंडिया भाग गए। बाद में उन्हीं के डिफेंस ने बोला कि इंडिया में ऐसा कोई भाग कर नहीं गया। तो मेन इशू ये है, देखिए इलेक्शन में ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप बीएनपी के लीडर हैं, 15-16 साल बाद आप बांग्लादेश लैंड कर रहे हैं पैराशूट से, आपके लिए तो जमीन बहुत अच्छे से कुक्ड है, प्रेशर कुकर की 5-6 विसल्स भी आ चुकी हैं इस टाइम, क्योंकि वहां पे अनरेस्ट है। तो इस टाइम एक एजुकेटेड क्लास आदमी के लिए ऑप्शन क्या है? शेख हसीना तो वापस नहीं आ सकती, उनको ट्रेटर घोषित कर दिया कि इंडिया में बैठी है इनडायरेक्टली, लेकिन एजुकेटेड क्लास समझती है वो ट्रेटर नहीं है, उसी ने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट बांग्लादेश के लिए किया था। अब बच गई शेख, जो दूसरी हैं वो तो बीमार है, उनके बेटे आ गए, अब क्या वो जीतेंगे? मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर आप देखें आज की स्थिति में दूसरी ऑप्शन लोगों के पास है नहीं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि चीजें वर्स होती जाएंगी विद टाइम। आई वुड विद वेरी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, ये वेट एंड वॉच का टाइम है ही नहीं, क्योंकि मिनोरिटीज का एलिमिनेशन होगा, हिंदुओं के ऊपर डेजेवू आएगा, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हिंदूज के ऊपर डेवलप होगा, और भारत के अंदर जितनी भी आप देख लीजिए लोग हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतरेंगे, जो आपको दिख रहा होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग मतलब अभी आपके ही पैनलिस्ट ने मेंशन किया, देखिए आप जान के हैरान होंगी कि हमारी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं दे आर लैंडलॉक्ड। उनका जो पोर्ट था चट्टागांव, जो आज भी भारत इस्तेमाल करता है सामान भेजने के लिए बांग्लादेश के थ्रू, क्या आप जानती हैं 1947 में चट्टागांव वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया? ये आपको पता है? वहां रेफरेंडम हुआ था, आप उठाकर देखिए हिस्ट्री, मैं तो हिस्ट्री पढ़ता हूं फॉर सेक ऑफ फन, और ऐसे फैक्ट देखकर मेरा दिमाग घूम जाता है। ये भारत के क्या लीडर उस जमाने, इनकी सोच कितनी छोटी थी। नैना जी आप सोचिए विजन कितना है, 2 साल का, 5 अगला इलेक्शन का विजन होता है। 50-100 साल चाइना से हमें सीखना चाहिए, तिब्बत वाटर का रिसोर्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा उन्होंने ले लिया। आज की डेट में चाइना का नक्शा उठाइए, हर जगह उन्होंने एक तरीके का एक पिन टाइप की लैंड ऑक्यूपाइड है, हर 2 हफ्ते में एक विलेज ऑक्यूपाई कर लेते हैं कहीं ना कहीं। तो वो स्टूपिड लोग नहीं है, ऑब्वियसली इंडिया इज नॉट ऑन दैट। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, इंडिया ने भी स्ट्रेटेजिकली एक्ट किया है, 67,000 करोड़ का उनको, क्योंकि हमारी पॉलिसीज हैं कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन जाएगा, लेकिन उनकी कान पे जूं भी नहीं रेंग रही इससे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको उनके एक्शन में कोई क्या है, वजह क्या है धीरज? रीजन ये है, मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। आप एक चुनी हुई सरकार को किस मुद्दे पे उतारेंगे? करप्शन पे और इस्लाम के। आईएसआई की फंडिंग चाह रही है, वेस्ट पावर्स वहां पे गेम खेल रही है, एक तरीके का स्मूदी मिक्सर बन चुका है, चाइना भी खेल रहा है, पाकिस्तान भी खेल रहा है,
सबसे ज्यादा नुकसान अगर इसमें किसी का हो रहा है तो बांग्लादेश की फ्यूचर जनरेशन का हो रहा है, और माइनॉरिटीज को वो एक तरीके का डिस्प्ले बोर्ड बना के उनपे एट्रोसिटीज कर रहे हैं और इंडिया को प्रोवोक कर रहे हैं कि कोई एक्शन ले। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं, भारत की डिप्लोमेसी वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है, लेकिन हमें एक तरीके का समझदार होना जरूरी है, लेकिन फ्रॉम अ प्ले ऑफ पावर में अपनी छड़ी को मजबूत दिखाना पड़ेगा। अगर आप छड़ी को मजबूत नहीं दिखाएंगे तो हर कोई आपके सर पे चढ़ जाएगा, जो कश्मीर में भी हुआ और आज तक हो रहा है। और रही बात अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो मैं तो नंबर्स के बात कर सकता हूं आपके साथ, लेकिन बांग्लादेश का फ्यूचर ग्रोथ इस टाइम नेगेटिव में दिख रहा है। उनका टका टू डॉलर आप देखिए कैसे गिर रहा है, वहां पे डॉलर रिजर्व्स इवोपरेट हो रहे हैं। आई कैन टॉक ऑल डे लॉन्ग फॉर फाइनेंशियल, लेकिन जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं ना मैडम, उनको इससे 1% फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर कहां जा रहा है। वो तो बच्चों के ऊपर सुसाइड बॉम्ब लगा के आगे भेज देते हैं। और क्या वो देखिए ये करेंगे गंभीर GDP बात to है ना, growth ये ratio कहां गंभीर जाएगा? बात है, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, वहां की आवाम के लिए ये बड़ी गंभीर बात है। मैं जल्दी से निपुण जी का एक लास्ट रिएक्शन इस पे लेना चाह रही हूँ, क्योंकि वक्त धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन निपुण जी, जो एक बड़ी बात यहाँ पर धीरज जी ने कही, क्योंकि ये टाइम है, वही बात कि ये जो एक सिंबॉलिक पूरा एक एक्शन है, हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आखिर क्या एक्शन की अब जरूरत है, क्योंकि सिर्फ भारत या उसके इर्द गिर्द नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि ऐसे ही सेंटिमेंट्स को हवा देने की कोशिश है। नैना जी देखिए बिल्कुल सही बात है, और मैं देखिए उनकी भावना को समझता हूँ। वो इस बात को एक नेशनलिटी वाली बात होती है, और एक हम सब हिंदू हैं, भावनाएं हमारे सबके अंदर होती है। लेकिन देखिए विदेश नीति में किसी भी चीज में बांग्लादेश तो चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, जो वर्तमान सरकार है, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका सब चाहते हैं कि भारत इसमें इंटरवीन कर जाए। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले रशिया ने क्या कहा कि बांग्लादेश भूल गया 1971 को भारत ने कैसे मदद की थी। तो दुनिया के कई देश हमारे साथ होके देख भी रहे हैं, और जो विरोधी हैं वो चाहते हैं कि भारत उलझे, और ये वैसी स्थिति होगी जैसे रशिया यूक्रेन उलझे, जैसे इजराइल। अब हमारे साथ स्थिति क्या है, या तो रशिया हमारे साथ खड़ा होगा, और रशिया अगर खड़ा होगा तो रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में उलझा हुआ है, तो बहुत खुलकर आपके साथ नहीं आ पाएगा। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं, और हमने तो देखो जब हमने चाहा 71 में हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे, और देखिए क्या होता है कि लाठी हम ऐसी चलाते हैं जिसकी आवाज नहीं होती। अभी आप देखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ 2025 खत्म होने वाला है, 2026 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वॉर होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये वॉर की, अब ये बातें हम लोग बोले कैसे करें, पाकिस्तान जहाँ उधर उलझेगा तो इधर आपको देखने को मिल जाएगा बांग्लादेश में क्या होगा। बहुत सारी बातें जो है वो बहुत शांति से जो काम जी। और सर यही बात हो जाती और है ना देखिए कि पावर जो खुद के लिए जो गड्ढे खोदता है वो सबसे पहले खुद ही गिरता है। और पाकिस्तान की, क्योंकि खासतौर से बांग्लादेश की ये जो स्थिति है, कहा जा रहा है कि उसमें ISI की मौजूदगी बहुत लंबे वक्त से, बाकी तमाम डीप स्टेट्स की जो एक ये पूरा क्योस कहीं ना कहीं उनकी तरफ से हवा देने का ही एक नतीजा है। लेकिन भारत विरोधी सेंटिमेंट्स यहाँ पर लगातार बिगड़ रहे हैं, और अपने आप में ये रिपोर्ट्स बड़ा खुलासा करते हुए चिंता जाहिर करती है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए।